हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम जूही खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री, जो फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने 2 पार्ट्स पढ़ लिया है, यानी हम लोगों ने 2 वीडियो में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। आज हम लोगों को थर्ड पार्ट पढ़ना है, यानी हमारा ये जो वीडियो है ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपको हमें पढ़ाना है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। हमने पिछले वीडियो में 3 नियम पढ़ा दिया है और आज हमें इसमें 2 नियम और पढ़ाना है, जिसको प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। आप लोग देखेंगे हमने यहाँ पे बीकर भी रखा हुआ है, प्लस में यहाँ पे देखेंगे आप लोग कॉपर सल्फेट, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म भी यहाँ पे रखे हैं, इसका पाउडर। ये सब चीज से आपको एकदम प्रैक्टिकली तरीके से इसका लिखने का नियम वगैरह बताएंगे। तो इसी तरह आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि हमारा चौथा नियम क्या है, उसको समझ लेते हैं। चौथा नियम हमारा ये है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का भौतिक अवस्था लिखना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा है कि भौतिक अवस्था या भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बाहरी गुण, यानी वो पहले किस अवस्था में उस चीज को देखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में या तो कोई 2 गैस भाग लेता है, या तो गैस सॉलिड भाग लेता है, या तो गैस लिक्विड भाग लेता है। इस प्रकार से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणु लेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे और इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जल के 2 अणु बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जल बना। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा हाइड्रोजन जो है गैस है, क्या है जी, गैस है, और ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, और हमारा जो जल बना ये लिक्विड है। तो यहाँ पे देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का भौतिक गुण लिखेंगे तो वो 3 अवस्था हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है, या इन ठोस को S से लिखते हैं। दूसरा द्रव हो सकता है, यानी जिसे L से दर्शाते हैं। और तीसरा हमारा गैस हो सकता है, जिसे हम G से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि सॉलिड को S से, लिक्विड को L से और गैस को G से। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, यानी उसका पहले वाला अवस्था क्या है, वही उसका भौतिक अवस्था होगा। यानी हाइड्रोजन जो है गैस की अवस्था में होता है, तो इसका भौतिक अवस्था क्या है जी, गैसीय फॉर्म में। ऑक्सीजन का भौतिक अवस्था ये होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है जी, गैस होता है। तो ये 3 चीज से दर्शाया जाता है इसकी भौतिक अवस्था को। ठीक है, तो भौतिक अवस्था इस चीज से। एक और होता है जलीय विलयन को एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे AQ से दर्शाते हैं। बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे टीचर ने इसे जल को ही जलीय विलयन बता देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि जल जलीय विलयन नहीं है। चलिए इस चीज को प्रैक्टिकल के तौर पे समझते हैं कि हम प्रैक्टिकल के तौर पे कैसे समझ सकते हैं कि हम जल को ही हम एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, या हमारा जलीय विलयन अलग है या एक ही है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को हाईलाइट करते हुए हम लोग इसे प्रैक्टिकल के तौर पे देखेंगे कि हमारा जलीय विलयन क्या होगा। जलीय विलयन को दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बीकर की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे मुझे ग्लास रॉड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हमारा होगा बीकर, दूसरा यहाँ पे ग्लास रॉड। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा हमारा होगा पानी। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस बीकर में थोड़ा सा पानी लेना है।
फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस बीकर में पानी लिया, क्या आप इसे एक्वा सोल्यूशन कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जल जो है हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो इसको हम लिक्विड यानी एल से सूचित करते हैं। इसे एक्वा सोल्यूशन नहीं कहेंगे, यानी इसे एक्यू से नहीं दर्शाएंगे। या तो आपके रासायनिक समीकरण में अगर H2 आए तो उसे एल से दर्शाएंगे, ना कि एक्यू से दर्शाएंगे। अब चलिए एक्वा सोल्यूशन को प्रैक्टिकल के तौर पे समझिए कि एक्वा सोल्यूशन होता क्या है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा कॉपर सल्फेट आप लोग जानते हैं, कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 होता है। CuSO4 होता है जो नीले कलर का होता है, नीले कलर का होता है, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे पीस कर क्या कर दिया गया है, पाउडर बनाया गया है। और इस सॉलिड चीज को हम क्या कर रहे हैं, इस वाटर में थोड़ा मिक्स करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वाटर में कॉपर सल्फेट मिला दिया। आप लोग देख रहे हैं, सबको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है। जिसका कलर कैसा है जी, नीला है। कैसा कलर है, नीला कलर है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि मैंने वाटर लिया, वाटर में क्या किया, कॉपर सल्फेट को मिलाया, जिसका जलीय विलयन हमें नीला कलर का मिला, तो ये हमारा बना जलीय विलयन। यानी किसी भी पदार्थ को लिक्विड में मिलने के बाद जो हमें पदार्थ मिलता है वही हमारा जलीय विलयन होता है, यानी एक्वा सॉल्यूशन होता है। तो आप कैसे वाटर को कह सकते हैं कि वो जलीय विलयन है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने वाटर में कुछ पदार्थ मिलाया, जो पदार्थ क्या है, कॉपर सल्फेट, तब जाकर क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जलीय विलयन कॉपर सल्फेट का बना। ओके, अगर हम इस वाटर में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते तो वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन होता, ये अलग होता है। जलीय विलयन यानी जल में किसी पदार्थ को मिलाकर जो विलयन बनाया जाता है उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जब भी हम लोग इक्वेशन वगैरह लिखते हैं तो इक्वेशन में हम लोग AQ लगाते हैं, SQ लगाते हैं, LQ लगाते हैं, GQ लगाते हैं। यानी रासायनिक समीकरण लिखना होता है या रासायनिक अभिक्रिया जब लिखना होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का भौतिक अवस्था लिखा जाता है। यानी भौतिक अवस्था यानी उसका पहले वाला अवस्था क्या है, उसके पास गैस का गुण है या उसके पास ठोस होने का गुण है या उसके पास लिक्विड होने का गुण है, यानी द्रव होने का गुण है। जो पहले से अवस्था में होता है उसे LGS से दर्शाया जाता है, यानी जो ठोस अवस्था में होता है उसे GS से, जो लिक्विड अवस्था में होता है उसे L से, जो गैसीय अवस्था में होता है उसे SG से, सॉरी। उसके बाद से जो जलीय विलयन बनता है, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा जलीय विलयन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम Zn प्लस CuSO4 कर लेते हैं तो यही हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा जी, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर हमको इसको दर्शाना है तो किस तरीके से हम दर्शाएंगे इस समीकरण को, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा Zn है यह हमारा सॉलिड फॉर्म होता है, यानी यहाँ में जिंक है। और यहाँ पे देखेंगे कॉपर सल्फेट का यहाँ पे जलीय विलयन ले रहे हैं, इसको हम AQ कहेंगे, यानी एक्वा सॉल्यूशन। आपका यहाँ भी क्या बना जी, एक्वा सॉल्यूशन AQ बना, और प्लस में आपका यहाँ पे अलग एक विलयन में अलग हो चुका है, यानी वो विस्थापित हो जाता है। यानी आप लोग देखेंगे केवल अभिकारक का यहाँ पे लिखे हम कि जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, तो रासायनिक समीकरण को लिखने में अभिकारक के भौतिक अवस्था लिखा जाता है, यानी उसकी अवस्था क्या है पहले से। तो यहाँ पे जिंक का देखेंगे S है, यानी ये सॉलिड अवस्था में है। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग कॉपर सल्फेट को जल में मिलाया गया, जलीय विलयन बना, इसीलिए वहां पे AQ लिखा गया, इसीलिए उसे एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन कहते हैं, ठीक है। आशा होगा कि ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है उसे भी प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने वहां पे जो रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम है
वहां पे भौतिक अवस्था देखा। भौतिक अवस्था में हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस देखा। पहले में हम लोगों ने ठोस देखा, और दूसरा हम लोगों का जो लिखना पड़ता है द्रव देखा, और तीसरा हमारा जो है गैस देखा, और चौथा हमारा देखा जलीय विलयन देखा। ठीक है, जलीय विलयन, ठीक है, विलयन। लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों को इतना समझने से कुछ नहीं होता है, एक चीज और देखना है। ठीक है, गैस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऊपर वाले तीर से दर्शाते हैं, यानी ऊपर तीर हो तो हम गैस जानते हैं, यानी किसी भी अगर तत्वों के बगल में अगर ऊपर के तीर का निशान लगा हो, इसका मतलब वो पदार्थ क्या है जी, गैस है। अब इतना जानने से कुछ नहीं होता है, एक बात और जान ले, उसके बाद से आप इसका नेक्स्ट नियम सीखें, यानी लास्ट एक पांचवा बच रहा है, उसको भी आप प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, दूसरा हमारा क्या है जी कि अवक्षेप। अवक्षेप जो है हम लोगों को यहाँ पे देखेंगे, अवक्षेप को समझ लेना है कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप समझ लेंगे, उसके बाद से आप रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख पाएंगे। तो अवक्षेप को समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए अवक्षेप क्या होता है, उसको भी आप प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक सॉल्यूशन मिलाया था इससे पहले जलीय विलयन को समझाने के लिए, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मुझे Fe यानी फेरस को डालने का मन कर रहा है, CuSO4 है, और ये क्या बनाता है आप देखिएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को क्या कर देगा, ये विस्थापित कर देगा, वो अवक्षेप बना देगा। तो इसको प्रैक्टिकल के तौर पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अवक्षेप बनाता है, नहीं बनाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि जलीय विलयन को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिसमें मुझे क्या करना है, फेरस, यानी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कील लिया हुआ है जो एक लोहा का है। ठीक है, लोहा का कील बनता है, आप लोग जानते हैं। इसको क्या करना है, मुझे इसमें डालकर देखना है कि क्या सच में अवक्षेप बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है या नहीं। रासायनिक समीकरण जब बनता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है, तो क्या रिएक्शन होता है या नहीं। तो मैंने इसमें फेरस को डाला और थोड़ा देर रखते हैं और फिर इस पे देखते हैं कि हम लोगों ने इसे रिएक्शन करा पाया या नहीं। ओके, तब तक के लिए थोड़ा वेट करेंगे आप लोग देखे थे कि पूरा बिल्कुल ही न्यू था वो कील, और इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए हम ऐसे ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें रिएक्शन शुरू है, यानी जो आपका कील है उसका कलर चेंज हो रहा है। इसमें छोटे छोटे बुलबुले भी बन रहे हैं, आप सब देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे बुलबुले भी बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर इंतजार करेंगे, फिर आप लोगों को इसको बाहर निकाल कर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, लगभग 2-3 मिनट हो चुका है, कितना रिएक्शन हुआ है हम इसे निकाल कर बाहर देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने बिल्कुल ही न्यू कील को डाला था, लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसमें बिल्कुल ही जंग टाइप का लग गया है। ठीक है, ये जंग टाइप का लग गया है, और इसको आप लोग देखेंगे इस तरीके से करने के बाद हमारे हाथ में काला काला पदार्थ लग जा रहा है, यानी ये क्या चीज है, हम चलिए आपको समझाते हैं। ठीक है, यानी ये कैसे सॉल्यूशन में अवक्षेप बना नहीं बना, उस चीज को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉपर सल्फेट था, इसमें कॉपर था और यहाँ पे सल्फेट था, इसमें मैंने फेरस को डाला, डालने के बाद फेरस क्या कर लिया, इससे रिएक्शन कर लिया कॉपर सल्फेट से, और कॉपर को अलग करके अवक्षेप बना दिया। वही अवक्षेप इस कील के ऊपर जम जा रहा है। ठीक है, भूरे कलर का जो रंग जमा हुआ था इस पे अवक्षेप के रूप में, वो हमारा कॉपर था। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जलीय विलयन से क्या अलग हो रहा है जी, कॉपर हो रहा है, और फेरस
क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बना देता है, जो आप लोग देखेंगे इस एरिया में मैंने रखा था, हल्का ग्रीन कलर का इसका पानी हो गया है, यानी ग्रीनिश ब्लू बना देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं अवक्षेप का डेफिनेशन बहुत ही आसानी से कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाती है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से जो पदार्थ अलग या पृथक भी बोलते हैं, अलग या पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, अवक्षेप कहलाते हैं, अवक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब मैंने यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में फेरस को डाला तो कैसे फेरस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अभिक्रिया करके यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाया और कॉपर को कैसे विस्थापित कर दिया, यानी कैसे इस पे एक परत जमा दिया भूरे कलर का। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल काला हो चुका है, जिससे मैंने पूरा न्यू कील को लिया था, एकदम न्यू था, यानी इसमें कोई जंग वंग नहीं लगा हुआ था। ठीक है, आप प्रैक्टिकल के तौर पे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, तो अवक्षेप का मतलब क्या होता है, नीचे बैठना। आप जानते हैं कि अवक्षेप में नीचे क्यों तीर निशान लगाया जाता है, कि कोई चीज नीचे बैठ जाती है इसीलिए तीर निशान नीचे लगती है, और गैस में इसलिए ऊपर लगता है कि गैस हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, तो तीर निशान हमेशा रासायनिक समीकरण में ऊपर यूज होता है, यानी गैस को ऊपर निकलते हुए दिखाई देने के लिए, और तीर निशान नीचे प्रयोग इसलिए होता है जो हमारा क्या होता है कि किसी पदार्थ को विस्थापित यानी अवक्षेप बनते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा चीज देखा, जिसे टिप्स के अनुसार समझ सकते हैं। हम लोगों ने 2-3 टिप्स देखा, 5 टिप्स देखा यहाँ पे लगभग, यानी 1 2 3 4 5, यानी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम में चौथा नियम जो हम लोगों ने देखा कि किसी रासायनिक समीकरण में जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसके अभिकारक के भौतिक अवस्था लिखते हैं, यानी पहले भौतिक अवस्था में आप देखेंगे पहले हम लोग ठोस देखते हैं, जो ठोस होगा उसको S से दर्शाते हैं, जो हमारा द्रव अवस्था में होता है उसका भौतिक अवस्था, तो द्रव के लिए हम लोग L लगाते हैं, और गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, G का प्रयोग करते हैं, और जलीय विलयन के लिए AQ लगाते हैं, क्योंकि उसे इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और अवक्षेप जो बनता है हम लोग उसके लिए तीर निशान नीचे लगाते हैं, जो हमारा 5वां टिप्स है, जिसका तीर निशान क्या होता है, नीचे होता है। कोई भी पदार्थ क्या होता है, अवक्षेप बनकर नीचे बैठता है, इसीलिए तीर निशान नीचे होता है। और छठा ये एक इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप लोग देखेंगे, गैस के लिए हमेशा तीर निशान क्या होता है जी, ऊपर होता है, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर जाता है। तो चलिए हम लोग 5वां और भी नियम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने चौथा नियम पढ़ लिया, चौथे नियम में अवक्षेप को एक एक्स्ट्रा में जान लिया। अब हम लोग 5वें नियम को जानेंगे कि 5वां नियम क्या है। 5वां और लास्ट नियम है, इसके बाद हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ न्यू चीज पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हमारा 5वां नियम, यानी रासायनिक समीकरण लिखने का 5वां नियम क्या है, नहीं है। इस चीज को समझ लेंगे तो हमें लगता है आपके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, क्योंकि जब इसका 9 रिएक्शन पढ़ाया जाएगा तो 9 रिएक्शन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आप प्रैक्टिकल के तौर पे समझेंगे। मैं जितना भी रिएक्शन पढ़ाऊंगी, 9 रिएक्शन जो आपके रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 1 में दिया है, उसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ 9 रिएक्शन बताऊंगी। आप ऐसे ही पार्ट वाइज हमारा वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर जो हमारा नियम है वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखेंगे जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब कोई स्थिति में होती है।
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कुछ समझ लेंगे। जिसके घर में अगर मार्बल वगैरह लगा हुआ है तो मार्बल क्या है, नहीं है, मार्बल क्यों टूटता है, मार्बल टूटता है तो क्या होता है, उस चीज से भी समझना है। आप संगमरमर का नाम भी सुने होंगे, तो संगमरमर क्या है, एक मार्बल ही है, यानी जो आपके घर में टाइल्स वगैरह लगे रहते हैं वही एक प्रकार का संगमरमर है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसको भी इसमें बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए हम इसका लिख लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं, ठीक है। पांचवा हमारा नियम ये है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किस अवस्था या किस स्थिति में हो रही है, उसे तीर निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे आप लोग कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि रासायनिक अभिक्रिया किस अवस्था या स्थिति में हो रही है, इसको मतलब कैसे बनता है, नहीं बनता है, इसको समझेंगे। और उसको किस तरीके से ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट ही ले रहे हैं, अब प्लस में हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, अब प्लस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे सबके घर में, लगभग सभी के घरों में टाइल्स वगैरह लगे रहते हैं, उसको देखिएगा, जिसे संगमरमर के नाम से भी जानते हैं या उसे मार्बल भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र आपका क्या है जी, CaCO3। इसे संगमरमर कहते हैं। संगमरमर मतलब किसके साथ मड़े, ठीक है, ये चीज नहीं समझना है। ये क्या है, मार्बल का फॉर्मूला है और इसका नाम है संगमरमर। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो एक स्थिति आ रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कब बनती है, ये कब टूटती है, यानी जब इसको गर्म करते हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो एक स्थिति आ रही है। और जब भी हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, तो हमेशा इसके बीच में तीर निशान लगाते हैं। हम लोगों ने दूसरा नियम में पढ़ा था, अभिकारक और प्रतिफल को अलग दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभिकारक और प्रतिफल को हम लोग कैसे अलग दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभिकारक और प्रतिफल को अलग दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग तीर निशान लगा रहे हैं। और तीर निशान लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को स्थिति भी बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है तो किस स्थिति में हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है तो किस स्थिति में हो रही है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किस स्थिति में हो रही है जी, गर्म करने की। तो गर्म करने के लिए यानी यहाँ पे हम लोग स्थिति दर्शाते हैं, स्थिति। आप लोग देखेंगे ध्यान से कि रासायनिक अभिक्रिया किस अवस्था या स्थिति में हो रही है, उसे तीर निशान के ऊपर या नीचे, यानी आप इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने की अवस्था में या इसकी स्थिति में हो रही है, तो तीर निशान के ऊपर हम क्या लिखेंगे जी, गर्म लिखेंगे। और इस अवस्था से हमें क्या मिल रहा है जी, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक चूने का सूत्र है जिसे हम कली चूना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था मेन फंडा, ये हमारा पांचवा क्या था जी, नियम था। इसमें और भी चीज देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम कंप्लीट किया और हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचना मिलती है, यानी जब रासायनिक समीकरण बनता है तो आपको क्या क्या सूचना मिलता है, उस चीज को समझना है। तो फ्रेंड्स इस चीज को समझाने के लिए मैं एक समीकरण से समझा दूंगी। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार का भी समीकरण मिलेगा और उसका सूचना पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचना मिलती है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम आपका नजदीक भी है
और इसको देखना समझना बहुत ही जरूरी है। आप इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक समीकरण का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने लिया, ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे जल लिया। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छे से मतलब समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन भी गैस लिया, और यहाँ पे हमें क्या मिला जी, जल मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ यहाँ पे जल का 2 अणु बनता है। कैसे बनता है? पहले सूचना हमें ये प्राप्त होता है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। अगर दूसरा भी समीकरण दिया रहता है तो उसी प्रकार से आप सॉलिड लिक्विड होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है। अगर मान लीजिए कि लिखा होता है कि सोडियम प्लस Cl2 अभिक्रिया करता NaCl बनाता है, यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है। यानी आप बोलते हैं सोडियम हमारा क्या है जी, ठोस है, और यह हमारा गैस क्लोरीन है, इससे अभिक्रिया करके यहाँ पे हमारा क्या बनाया जी, एक लवण बनाया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे इस अभिक्रिया से समझना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ मिलकर यहाँ पे क्या बनाया जी, जल बनाए। पहला आपको ये सूचना देख लेना है, ठीक है। दूसरा सूचना और भी हम बताएंगे, ठीक है। पहला हमें क्या सूचना प्राप्त हुआ कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस लिखिएगा ताकि अच्छा से आपको समझ में आए। हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस एक दूसरे से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, यानी जल बनाते हैं। बच्चों आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को मैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम में मैंने बताया था आप लोगों को, यानी इससे कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे जो गैस होगा तो गैस को इस प्रकार से दर्शा लेंगे, यानी एक और यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, इसको भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दर्शा लेंगे। और यहाँ हमारा जल बना, जल को L से सूचित कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा 2 गैस मिला। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। हाइड्रोजन किस प्रकार का गैस है जी, ज्वलनशील गैस है, लेकिन ज्वाला का पोषक नहीं होता है। ऑक्सीजन क्या है जी, अज्वलनशील गैस है, लेकिन ज्वाला का पोषक होता है। दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं, ज्वाला का विरोधी बनाते हैं, ठीक है। तो जल बनाते हैं तो हमें यही चीज न देखना है कि अभिकारक में कौन भाग लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही ना कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके जल बना दिया, ठीक है। पहला हमारा सूचना ये प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरा सूचना आप देखेंगे यहाँ पे, दूसरा सूचना ये है कि यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का 2 अणु, यानी हाइड्रोजन के आगे कितना है जी, इसको थोड़ा क्लीन लिख लेने दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ये बनाता है 2s2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा हमारा सूचना क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन का 2 अणु, यानी हाइड्रोजन के आगे 2 है तो 2 अणु, ऑक्सीजन के आगे 2 है, ऑक्सीजन के आगे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है जी, 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इसका 1 अणु, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के आगे आप लोग देखेंगे गुना में, यहाँ पे देखेंगे इसके साथ 2 है, यानी जल के कितने अणु बनाए, 2 अणु बनाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और अणु का मतलब भी समझाएंगे। अगर अणु का मतलब आप नहीं पढ़े होंगे अच्छे से 9 में, तो आप अणु का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा सूचना लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ, ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके जल के 2 अणु बनाते हैं, जल के 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बोलेंगे आप लोग कि आपने पढ़ाया तो आपने अणु लिख दिया, ठीक है, मैंने तो इसका सूचना लिखना है, तो सूचना के लिए इसीलिए विस्तार बता रही हूँ कि आप बिहार बोर्ड की एग्जाम में अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार का है, या अगर 12th में भी हो सके तो पूछ सकता है, अगर मिलाकर पूछना हो तो अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख पाए किसी भी प्रकार का समीकरण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि मैं अणु का अर्थ समझाना चाहती हूँ कि हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु के साथ इतना अभिक्रिया किया, ऐसे बनाया वैसे बनाया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं अणु का अर्थ। ठीक है, यानी अणु क्या है, यानी व्हाट इज मॉलिक्यूल। ठीक है, अणु को हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि परमाणु को मिलने से अणु का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए कि अणु का निर्माण कैसे होगा। हम लोग लेंगे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लेंगे और हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक और लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक जब लिखेंगे तो ये होगा परमाणु, यानी हाइड्रोजन एक है तो ये भी परमाणु और ये भी परमाणु। सोचा दोनों अकेले क्यों रहे, चलो शादी कर लेते हैं। दोनों ने शादी किया यानी H2 बनाया। ठीक है, दोनों जोड़ा बन गए यानी शादी कर लिया। तो दोनों ने शादी कर लिया यानी यहाँ पे परमाणु और परमाणु मिल गए, तो परमाणु और परमाणु मिले तो यहाँ पे अणु बनाए। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन के आगे यानी कुछ नहीं है तो एक है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु कितना है जी, 1 है। लेकिन जब हम लोग रासायनिक समीकरण इसमें बनाते हैं, जब ये अभिक्रिया करता है, इसको संतुलित कर लेते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन के आगे 2 है तो इसका परमाणु कितना होगा जी, 2 होगा। एक चीज और समझ लीजिए, एक और एग्जांपल, यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों अकेले हैं, दोनों ऑक्सीजन क्या है जी, परमाणु है, और परमाणु है, ये भी सोच रहे हैं चलो शादी कर लेते हैं। अब शादी करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बनाते हैं, यानी जब ऑक्सीजन मिले, यानी कोई भी तत्व अगर ऐसे लिखते हैं सिंपल तो परमाणु में होता है, और जब 2 परमाणु एक साथ मिल जाता है तो एक अणु में बदल जाता है, यानी ऑक्सीजन के कितना अणु बन गया जी, 1 अणु बन गया। ठीक है, यानी एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु कितनी है, 2 है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु में 2, यहाँ पे 2 अणु में 2 परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु में 2 अणु, यानी ये सॉरी 1 अणु में 2 परमाणु है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, जल के 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जल के 2 अणु कैसे बनाए, क्योंकि देखिए जल के आगे गुना में कितना है जी, 2 है। समझ गए होंगे, मेरी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखो एक चीज और, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कर दे, तीनों सोच रहे हैं चलो शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद H2O बनाते हैं, यानी जल का अणु का निर्माण करते हैं, यानी 3 परमाणु जब मिल गए H2O बनाए, यानी वो जल का एक अणु निर्माण कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 2 से गुना कर दें तो जल के 2 अणु, 3 से गुना करेंगे तो जल के 3 अणु, उसी प्रकार से 3 की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे जल के कितने अणु बने जी, 2 अणु बने। तो यह हमारा था लास्ट जो एक नियम पढ़ाना था कि यहाँ पे रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होती है, वो चीज। इसमें एक चीज और बना सकते हैं कि गैस अभिक्रिया करके क्या बनाया जी, एक द्रव पदार्थ बनाया। एक और आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करके द्रव पदार्थ जल बनाते हैं, द्रव पदार्थ जल का निर्माण करते हैं।
जल का निर्माण करते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, ये रासायनिक समीकरण जब बनती है, इस रासायनिक समीकरण से इस प्रकार से आप सूचना लिख सकते हैं। यानी किसी चीज को रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज को कंसेप्ट से समझ लें तो उसको आप किसी भी प्रकार के अगर आपको समीकरण मिल जाए आप लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी सोडियम का एग्जाम्पल दिया था, सोडियम प्लस Cl2 में, यानी सोडियम क्लोराइड बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए, यानी यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा इसके आगे, और इसके आगे भी 2 हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा सोडियम है, तो सोडियम के यहाँ पे देखेंगे 2 अणु है, और यहाँ पे क्लोरीन के 1 अणु है, और यहाँ पे नमक के कितने अणु है, 2 अणु है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में आप रासायनिक समीकरण के किसी भी प्रकार की सूचना को लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करते हैं। फिर मिलते हैं जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में।